हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरी इस वीडियो में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्योंकि हम मैथ देख रहे थे तो मैथ में हमने बहुत सारे चैप्टर्स कर लिए हैं और मतलब बहुत सारे करने भी हैं। आज हम फिजिक्स का जो चैप्टर 2 है उससे हम देखने वाले हैं। मैंने फिजिक्स का जो चैप्टर 1 था, 1 का बहुत ही अच्छे से मतलब पढ़ाया था, तो आशा करती हूँ कि आपने देखा होगा। और प्लीज़ अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जितना हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसकी आपकी ज़रूरत है और मुझे भी ज़रूरत है। आप जानते हैं कि किसी का पढ़ाना मतलब कितना ज़रूरी होता है और पढ़ना भी कितना ज़रूरी होता है। तो आशा करती हूँ कि आप बातों को समझेंगे और मतलब प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज हम मतलब हमने मैथ का बहुत सारा चैप्टर देख लिया था। आज हम बेसिकली जो हमारा फिजिक्स है, फिजिक्स का देंगे। ये फिजिक्स में मतलब बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जिस तरह से मतलब इसमें जितना महत्वपूर्ण मान लिया जाए तो बहुत अच्छा ये चैप्टर है। इसमें गोली दर्पण है और गोली दर्पण से हमें हर साल क्वेश्चन हमारे पेपर में देखने को मिलते ही मिलते हैं। 1 नंबर का, 2 नंबर का तो हमेशा आता ही है। साथ ही कभी कभी मतलब जो प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति कैसे होती है, कहाँ बनाई जाती है, कैसे होती है, इस पर हमारे क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है और मतलब काफ़ी आसान भी चैप्टर है, ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर 1-2 बार आप इसे देखते हैं तो आपको मतलब बहुत नॉर्मली रूप से इसे समझ में आ जाएगा। आप मतलब आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, अगर अगर सीखने का प्रयास करेंगे तो इजीली आपको जो पूरा चैप्टर होगा वो समझ में आ जाएगा। मतलब आज हम पार्ट 1 को देखेंगे। पार्ट 1 में हम जितना हो सके उतना कवर करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आगे देखा जाएगा कि आगे होने वाला क्या मतलब होने क्या वाला है। तो आइए आज बेसिकली से हम स्टार्ट करते हैं। आखिर ये चैप्टर जो है, चैप्टर कहना क्या चाहता है, इसका जो हेडिंग है, हेडिंग क्या कहती है। अगर हम चूँकि मतलब मैंने स्टार्ट से ही पढ़ाना शुरू किया तब से मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का पहले आप हेडिंग पढ़ने का प्रयास कीजिए कि जो पूरी हेडिंग है, पूरी हेडिंग कहनी क्या चाह रही है। अगर आप एक बार हेडिंग को समझ जाते हैं तो अगर एक बार आप हेडिंग को समझ गए तो सोच लीजिए कि आपने पूरा जो चैप्टर है, चैप्टर को समझ लिया है। और अगर आप किसी व्यक्ति को या फिर किसी वस्तु को अच्छी तरह समझ जाते हैं तो उसके बारे में पढ़ना या अध्ययन करना हमारे लिए पूरी तरह मतलब एकदम आसान हो जाता है, क्योंकि हम पूरा उसका जड़ बना लेते हैं। अगर हम जड़ बना अगर मतलब जो हमारा बेस होता है, अगर बेस मजबूत रहे तो हम जानते हैं कि अगर किसी भी वस्तु का बेस मजबूत रहता है तो तैरना कैसा भी हो हमेशा वह मजबूत ही रहता है। उसी तरह किसी भी चैप्टर की जो हेडिंग होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर हम हेडिंग को बेसिकली समझ जाते हैं तो हमें पूरे चैप्टर मतलब हम पूरा चैप्टर बहुत ही इजीली कवर कर सकते हैं। तो आइए आज हम स्टार्ट करें। देखिए, यहाँ पर कह रहा है गोली पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन। अब गोली पृष्ठ क्या होता है, आप नॉर्मली जानते हैं कि गोली मतलब एक सिंपल सा एक मतलब मान लीजिए गोली गोली मतलब क्या होगा, गोला हुआ। बस मान लीजिए गोली मतलब क्या हुआ, गोला हुआ। अब जो लग रहा चल ही नहीं रहेगा, चलिए कोई बात नहीं, ठीक। देखिए, गोली पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन, ठीक। अब गोली क्या है तो बस नॉर्मल देख लीजिए, आप देखेंगे कि यह जो हम कहीं भी देखते हैं गेंद उंद खेलते हैं और मतलब आपने कभी गिफ्ट जरूर लाया होगा, ठीक। गिफ्ट में आप देखते हैं कि मतलब कोई एक गोले साइज का होता है, गोला टाइप होता है और कांच का रहता है। उसके अंदर कुछ ना कुछ भरा होता है। हम मतलब मार्केट में जाते हैं या फिर अगर हम मेले वेले में जाते हैं तो हम खेलने के लिए लाते हैं। तो आपने जरूर देखा होगा मतलब कांच का टुकड़ा, कांच का एक गोला टुकड़ा है जो मतलब गोले के टाइप होता है, इसमें कुछ ना कुछ भरा होता है। तो नॉर्मली यहाँ पर हम सिंपल गोले को देखेंगे, ठीक। तो आप देखिएगा इसमें गोला। अब पूछा है गोली पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन। अब ये जो गोली है यह तो गोली पृष्ठ हुआ, अब इस पर जो है प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा इसी को बेसिकली हम पूरे चैप्टर में देखेंगे। और जब प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो इसमें कितने नियम लग रहे हैं, इसमें कितने नियम बन रहे हैं, ये पृष्ठ कौन कौन से हैं। आप मतलब आप देखिए कि यहाँ पर कितने प्रश्न बने। यहाँ पर हमने गोली पृष्ठ देखा तो सही, लेकिन इस पर जब प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो इसमें कितने नियम बन रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है। अगर ये गोली पृष्ठ है तो गोली पृष्ठ में कितने पृष्ठ हैं। यहाँ पर आप कई को मतलब कई पृष्ठ बना सकते हैं और जब पृष्ठ बन रहे हैं उस पर परावर्तन हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रतिबिंब बनेगा ही। अब मतलब परावर्तन हो रहा है तो परावर्तन में जब किसी भी वस्तु से परावर्तन होता है तो उसका प्रतिबिंब बनता ही बनता है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनना तो प्रतिबिंब बनने का नियम क्या होगा। और जब प्रतिबिंब बन रहा है तो कहाँ किस स्थिति पर प्रतिबिंब बनेगा ये क्या होगा। मतलब आप इसी से उठाएंगे तो हमारे कुल सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो आज हम अपने सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है इसी चैप्टर में देखेंगे और ढूंढेंगे भी। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक। देखिए,
यहाँ पर दिया गया है गोली पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। तो हमने जो हमारी हेडिंग थी उसे हम पूरी तरह से हमने देख लिया। अब बात आती है कि जो गोलीय दर्पण क्या होता है। ठीक, देखिए इसका जो हमारा पहला, आप अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे या फिर जब आप कभी भी अपने अध्याय को खोल कर देखेंगे तो उसमें जो हमारा पहली वीडियो होगी वो होगी कि गोलीय दर्पण आखिर होता क्या है। ठीक, पहला हमारा जो होगा वो होगा गोलीय दर्पण। ठीक, देखिए गोलीय दर्पण मतलब ना, आप बस केवल पेपर की दृष्टि से ही पढ़ने का प्रयास मत कीजिए। अगर आपने आज सीख लिया तो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। अगर आप किसी भी चीज़ को बिना स्वार्थ निस्वार्थ याद करते हैं तो आप सोच लीजिए कि आप कितना आगे जाएंगे। अगर आपको कोई स्वार्थ नहीं है, आप बस मन लगा कर पढ़ रहे हैं कि हमें एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, तो आप पूरे एकदम जितने चैप्टर है चैप्टर की एकदम एक एक मीनिंग को पढ़ने का प्रयास कीजिए। अगर आप एक एक मीनिंग को पढ़ने का प्रयास करते हैं तो सोच लीजिए कितना आप आगे जाएंगे। ठीक, तो ये मत देखिए कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, आप देखिए कि हमसे कोई चूक ना हो जाए। अगर 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 आपसे चूक हो जाएगी तो आप ज़िंदगी में पछताएंगे। तो पछताने से अच्छा है कि आप हर एक हेडिंग को, हर एक मीनिंग को पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा पहला हेडिंग आएगा यह होगा गोली दर्पण। आपसे कोई पूछेगा कि गोली दर्पण होता क्या है तो आप कहिएगा कि किसी भी खोखले गोले से, ठीक, किसी भी खोखले गोले से काट कर लिए गया भाग होता है जो गोली दर्पण होता है, जिसका एक भाग कलय किया गया हो और दूसरा जो पृष्ठ हो वह परावर्तक पृष्ठ हो। मान लीजिए कि यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर एक गोला है। ठीक, और मान लीजिए कि यहाँ पर एक गोला है, इसका हमने यहाँ से कुछ भाग काट कर निकाल लिया। ठीक, अब यहाँ से हमने यहाँ का इसका जो कुछ भाग था इसे हमने काट कर निकाल लिया। अब काट कर निकाल लिया तो हमारी आकृति कैसे बनी, हमारी आकृति ऐसी बनी। यह तो हमारा छूट गया, हमने यहाँ पर एक गोला था, कांच का खोखला गोला था। ये जो हमारा था ये कांच का खोखला गोला था, हमने इसमें से थोड़ा सा काट लिया और इसे हमने बेसिकली छोड़ दिया। तो हमारा जो पार्ट निकला यही निकला। अब यही हुआ। ठीक, किसी भी खोखले, यहाँ पर खोखला गोला था, किसी भी खोखले गोले से काट कर लिया गया भाग, किसी भी खोखले गोले से काट कर लिया गया भाग जिसका एक पृष्ठ क्या हो, जिसका एक पृष्ठ कलई किया हुआ हो। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर इसका यह पृष्ठ जो है कलई कर दिया। ठीक, जिसका एक पृष्ठ जो हो कलई किया हो और जो दूसरा पृष्ठ हो वह परावर्तक पृष्ठ हो। देखिए यहाँ पर हमने एक भाग इसका कलई कर दिया और जो हमारा दूसरा भाग हुआ यह हुआ परावर्तक पृष्ठ बन गया। तो ये हमारा क्या हुआ, गोली दर्पण हुआ। इसके अलावा आप देखेंगे कि हमारे यहाँ एक और आकृति बन सकती है। हम इस वाले भाग को कलई ना करके हम अगर इस वाले भाग को कलई कर देते हैं तो हमारा परावर्तक पृष्ठ यह हो जाएगा। ठीक, तो बस इतना ही कहिएगा कि किसी भी खोखले गोले से काट कर लिया गया वह भाग जिसका एक भाग कलई किया हो और जो दूसरा भाग हो परावर्तक पृष्ठ हो, ऐसे दर्पण को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। तो आप सिंपली जो होगा, आप सिंपली जो उसका क्या कहते हैं परिभाषा बनेगा, परिभाषा में कहिएगा कि ऐसा भाग, ऐसा दर्पण, यहाँ पर दर्पण है तो दर्पण हमें लिखना पड़ेगा। ठीक, तो ऐसा दर्पण जिसका एक भाग कलई किया हो और दूसरा भाग परावर्तक पृष्ठ हो। दूसरा भाग परावर्तक पृष्ठ हो, गोली दर्पण कहलाता है। और एक बात, आप कभी भी ना जो परिभाषाएं होती है परिभाषा रटने का 1% भी प्रयास मत कीजिएगा। रटा हुआ जानते, रट्टा तो नहीं होता है, रट्टू तोता मत बनिएगा। रटने से कुछ नहीं होता है। आप जितना हो सके उसे समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मैंने आप अगर आप इसे भूल भी गए, मान लीजिए बाई चांस भूल भी गए, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि कैसे बना हुआ है। अगर आप किसी भी वस्तु का बनाने का प्रयास जान जाते हैं कैसा बना है तो उसका हम परिभाषा बना लेते हैं। ठीक, तो सबकी जो IQ होती है एक जैसे नहीं होती है। अगर आपको वैसे नहीं आता है तो आप रटने का प्रयास कीजिए, लेकिन जितना हो सके रटने से बचा कीजिए। अगर आप रटने से बच गए तो सोच लीजिए आप जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, आप कहिएगा कि ऐसा दर्पण जिसका एक भाग जो हो परावर्तक पृष्ठ हो,
जिसका एक भाग मतलब यहाँ पर मैंने छोड़ दिया है कि ऐसा दर्पण जो खोखले खोखले गोले से काट कर लिया गया, ठीक। ऐसा दर्पण जिसका एक भाग कलय किया हो और दूसरा भाग परावर्तक पृष्ठ हो, या यहाँ पर मैंने छोड़ दिया, ठीक। ऐसा दर्पण जो किसी खोखले गोले से काट कर लिया गया हो, काट कर लिया गया हो। तो मतलब ना ऐसा दर्पण जो किसी खोखले गोले से काट कर लिया गया हो, जिसका एक जो भाग वो परावर्तक पृष्ठ हो और जो दूसरा भाग वो कलय किया हो, ऐसा दर्पण हमारा क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। अब बात आता है कि जो गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो आपको ये कि जो गोलीय दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है। कैसे होता है? तो मैंने यहाँ पर आपको खुद बताया था कि यहाँ पर आपको दो ही आकृति बन सकती है। या तो आप धंसे हुए भाग को परावर्तक पृष्ठ बनाइए, या फिर उभरे हुए मतलब या तो आप धंसे हुए भाग को परावर्तक पृष्ठ बनाइए, या फिर उभरे हुए मतलब उभरे हुए भाग को आप परावर्तक पृष्ठ बनाइए। इसके अलावा आपको यहाँ पर कोई आकृति देखने को ही नहीं मिलेगी कि आप वहाँ पर मतलब उसको परावर्तक पृष्ठ बना सकते हैं। तो आप कहिएगा कि नॉर्मली जो हमारा गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, जिसमें जो हमारा एक भाग होता है उभरा हुआ और एक भाग होता है धंसा हुआ। तो जो हमारे उभरा हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है, वो जो हमारा उभरा हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं, और जो हमारा धंसा हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो बेसिकली जानिएगा कि जो हमारा गोलीय दर्पण होता है ये दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा जो पहला आता है ये आता है अवतल दर्पण, ठीक। अवतल दर्पण। और जो हमारा दूसरा होता है इसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण, ठीक। उत्तल मैं अपनी हैंडराइटिंग बताऊँ, यहाँ पर मेरी बढ़ रही है और कपिया लग रहा है बिगड़ रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो ठीक देखिए, जो हमारा गोलीय दर्पण होता है ये दो प्रकार का होता है। इसमें जो पहला हमारा पहला जो भाग होता है ये होता है अवतल दर्पण, और जो हमारा दूसरा होता है ये उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण में अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का ऐसा प्रकार होता है, आप कहिएगा कि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का ऐसा प्रकार होता है जिसका हम धंसे हुए भाग को तो परावर्तक पृष्ठ बनाते हैं, लेकिन वही जो हमारा उभरा हुआ भाग होता है उस पर हम कलई करते हैं, ठीक। यहाँ पर कहिएगा कि गोलीय दर्पण का ऐसा भाग, गोलीय दर्पण का वह भाग, ठीक। यहाँ पर मैं मतलब बैक कर दूँ, ठीक। देखिए यहाँ पर गोलीय दर्पण का वह भाग जिसमें उभरे हुए भाग पर कलई की जाए और धंसे हुए भाग को परावर्तक पृष्ठ बनाए, ठीक। धंसे हुए भाग को परावर्तक पृष्ठ बनाया, ठीक। परावर्तक पृष्ठ बनाया जाए। अब इसके बाद जो उत्तल दर्पण होगा ठीक इसके विपरीत होगा। यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर मैंने लिखा कि जो गोलीय दर्पण का वह भाग जिसमें उभरे हुए भाग पर कलई की जाए और जो धंसा हुआ भाग को परावर्तक पृष्ठ बनाया जाए, ऐसे दर्पण को हम गोलीय दर्पण कहते हैं, मतलब अवतल दर्पण कहते हैं। अब इसके विपरीत हमारा हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण आप कहिएगा कि गोलीय दर्पण का वह प्रकार जिसमें, आप इसे लिख लीजिएगा, मैंने लिख रही हूँ, मैं सब लिखूँगी आप लोग करेंगे और टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा लिखूंगी तो, ठीक। तो आप इसके विपरीत यहाँ पर लिख लीजिएगा कि जो उत्तल दर्पण होता है यह गोलीय दर्पण का वह प्रकार होता है जिसमें हम उभरे हुए भाग को तो परावर्तक पृष्ठ बनाते हैं, लेकिन जो वही हमारा धंसा हुआ भाग होता है उसे हम कलई कर देते हैं। अब आप लोग को समझ में मुझे लग रहा है कि नहीं आया होगा कि जो कलई होती क्या है, ठीक। तो कलई बस एक बेसिकली होती है पेंटिंग। आपने दर्पण देखा होगा जिस पर हम मतलब फेस देखते हैं, शीशा देखते हैं ना, तो आप कभी भी देखिए होगा कि जो उसका एक भाग होता है, एक भाग पर हम फेस देखते हैं और जो दूसरा भाग होता है उस पर पेंटिंग की होती है, मतलब पेंट लगाया होता है, वही हमारी कलई होती है। तो इसमें मतलब चांदी की कलई की जाती है या कुछ और भी धातु होती है, लेकिन बेसिकली अगर मैं जितना कहूँ तो चांदी की कलई की जाती है। तो कलई मतलब बस होता है रंगना, ठीक। कलई मतलब होता है रंगना। अब हमने ये देख लिया, अब मतलब इसका हम फिगर बना रहे हैं कि क्या होता है, ठीक। देखिए जो हमारा होता है ना उत्तल दर्पण ऐसा होता है, ऐसे होता है। उत्तल दर्पण जो होता है ये हमारा ऐसे होता है, इसका ये होता है, ये सेंटर होता है, ठीक। इसमें सेंटर है किधर होता है? हाँ इधर ही होता है, ठीक। यहाँ पर सी होता है, यहाँ पे एफ होता है। यहाँ से मान लीजिए कोई वस्तु मतलब कोई वस्तु है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण चली तो ये यहीं पर से मुड़ जाती है
और यहाँ से यह आती हुई प्रतीत होती है। कहाँ से? फोकस से। ठीक, आपको अभी समझ में नहीं आएगा फोकस क्या होता है, तो मैं भी बताऊंगी, बस मतलब मैं नॉर्मल बता रही हूँ कि कैसा होता है। और जो हमारा ये होता है ना अवतल दर्पण भी ऐसे होता है। इसके इसके इस भाग की कलर की जाती है और इसके इस भाग की कलर की जाती है। इसको परावर्तक पृष्ठ बनाया जाता है। ये वाला हमारा जो होता है ये होता है परावर्तक पृष्ठ। FC। अब मतलब यहाँ हमने देख लिया कि गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण के प्रकार कैसे होते हैं, गोली दर्पण कैसे होता है। आप नॉर्मल देखिएगा जो हमारा अवतल दर्पण होता है या ऐसे होता है। जो अवतल दर्पण होता है यह हमारा ये होता है। ठीक, जो अवतल दर्पण है ये हमारा ये हमारा है अवतल दर्पण। और जो हमारा ये है ऐसे आँख, मतलब नयन जो होते हैं ना, नेत्र जैसी जो हमारी आकृति बनती है इसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। ये तो मतलब प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार जो मतलब नहीं बनता है प्रतिबिंब जो प्रतिबिंब बनता है इसमें ऐसे हम लगाते हैं। और नॉर्मली जो हमारा होता है ये होता है हमारा उत्तल दर्पण और ये होता है अवतल दर्पण। सिंपली अगर कोई आपसे कहे कि उत्तल और अवतल दर्पण का चित्र बनाइए तो आप उत्तल दर्पण में ये डाल दीजिएगा और जो हमारा अवतल दर्पण होता है अवतल दर्पण में आप ये डाल दीजिएगा, तो हमारा जो होगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बन जाएगा। आप इसे देख सकते हैं। अब मैं इसे मिटाने जा रही हूँ। ठीक, अब इसमें हम बहुत सारी परिभाषाएं देखेंगे। वैसे वो महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। मतलब जब हम क्वेश्चंस लगाते हैं ना तो वहाँ पर आता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेपर की दृष्टि से नहीं है लेकिन चैप्टर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बिना मतलब पूरे जो चैप्टर का जो बेस है वही है। ठीक, अब मान लीजिए कि हमने एक आकृति लिया। ठीक, देखिए आपने सुना होगा कि जो दर्पण में ध्रुव क्या होता है, व्यास जो होती है ना, क्या कहते हैं उसे, द्वारक। ध्रुव क्या होता है, द्वारक क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, ये सभी आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। तो आज बेसिकली हम उसकी परिभाषाएं देखेंगे कि उसकी परिभाषा क्या होती है, वे कैसी होती हैं और उनका क्या क्या कार्य होता है। ठीक, तो आइए हम देखते हैं वक्रता केंद्र क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, यही सभी आज हम देखेंगे। ठीक, मान लीजिए कि मान लीजिए कि यह हमारा एक परावर्तक पृष्ठ है। ठीक, मान लीजिए कि हमारा एक परावर्तक पृष्ठ है जो किसी हमारे खोखले गोले से काट कर लिया गया है। ठीक, मान लीजिए कि हमारा एक परावर्तक पृष्ठ है जो किसी खोखले गोले से काट कर ले लिया गया है। ठीक, अब मैंने मतलब यहाँ पर मैंने माना नहीं है कि इसका जो उभरा हुआ भाग है या फिर धसा हुआ भाग को परावर्तक पृष्ठ बनाया गया है। मैंने नॉर्मली मान लिया कि यह एक खोखला गोला था, खोखले गोले से काट कर ले लिया गया है। अब इसमें मान लीजिए कि अब मतलब यहाँ से आपको पूछेगा ना इसमें ध्रुव क्या है, तो आप कहिएगा कि जो हमारा परावर्तक पृष्ठ होता है। ठीक, जो हमारा परावर्तक दर्पण होता है या जब परावर्तक पृष्ठ होता है या फिर हाँ परावर्तक पृष्ठ मान लीजिए। ठीक, जो हमारा परावर्तक पृष्ठ होता है, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को देखिए आप, जो इसका सेंटर रहेगा ना, इन दोनों के बीच का जो सेंटर है, आप कहिएगा कि जो सेंटर है। ठीक, तो आपसे कोई पूछे ध्रुव क्या होता है तो आप कहिएगा कि जो परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं, गोली दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक, तो यह हमारा क्या हो गया, ध्रुव। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। आप जानते हैं कि जो हमारा ध्रुव होता है, ध्रुव को हम इंग्लिश में पोल कहते हैं, इसलिए जो इसका मतलब नहीं होता है, साइंस का पी होता है, तो जो इसको हम इंग्लिश में पोल कहते हैं, क्या, पोल, इसलिए इसका जो हमारा चिन्ह होता है यह होता है पी। तो आपसे कोई पूछे कि ध्रुव क्या होता है तो आप कहिएगा कि गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसके बाद आता है कि जो व्यास क्या, जो मतलब द्वारक क्या होता है। आपसे कोई पूछे कि दर्पण का द्वारक क्या होता है तो आप कहिएगा कि जो हमारा परावर्तक पृष्ठ होता है ना, परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, किसको, परावर्तक पृष्ठ के व्यास को हम गोली दर्पण या फिर परावर्तक पृष्ठ का द्वारक कहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह हमारा क्या हो गया, इसे हम कहते हैं द्वारक।
द्वारक। इसका यूज हम वहाँ पर करते हैं जब दर्पण सूत्र लागू होता है। 1/, मतलब जो 1/b बराबर 1/f प्लस 1/e यूज होता है ना, उसमें आता है द्वारक क्या होता है। तो जब हम द्वारक को जानेंगे तभी हमारा जो क्वेश्चन होगा सॉल्व होगा। तो आपसे कुछ कोई पूछे कि द्वारक क्या होता है, तो आप कहिएगा कि जो हमारा परावर्तक पृष्ठ होता है, परावर्तक पृष्ठ के व्यास को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब हो गया हमारा ध्रुव हो गया और हमारा द्वारक हो गया। अब बात आता है कि जो हमारा मुख्य अक्ष क्या होता है। ठीक, इसके पहले हम पढ़ लेते हैं कि हमारी वक्रता केंद्र क्या होता है। ठीक, यहाँ पर देखिए जो हमारा क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है। आप जानते हैं कि जो हमारा केंद्र होता है, केंद्र को मतलब आप जानते हैं कि जो हमारा केंद्र होता है, केंद्र को हम सेंटर कहते हैं। इसलिए जो हमारा वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारा मतलब जो हमारा केंद्र होता है, केंद्र को हम उसमें सेंटर कहते हैं। सेंटर की मीनिंग मतलब बहुत अलग अलग होती है, इसलिए मैं बस जस्ट इसलिए लिख दूँगा SNTER। ठीक, तो जो हमारा बात करते हैं कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा कि जो परावर्तक परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है। ठीक, जो परावर्तक पृष्ठ होता है, परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसकी वक्रता केंद्र को उसकी वक्रता केंद्र को हम यहाँ पर मतलब दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक हमारा मतलब एक खोखला गोला था, इसका केंद्र यह था। ठीक, और इसी से यहाँ पर हमने इतना काट कर इसे हमने ले लिया, तो यही जो हमारा केंद्र होगा यह होगा वक्रता केंद्र। बस वक्रता केंद्र। और जो यही हमारी त्रिज्या है, यहाँ से जो हमारी त्रिज्या है, इसे हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। आशा करती हूँ कि वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या में आपको 1% भी कोई कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि इजी है। बस आप कहिएगा कि जो गोले दर्पण जिस खोखली गोले का भाग होता है, उसकी वक्रता केंद्र को हम वक्रता केंद्र मतलब उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। और जो गोले दर्पण मतलब जो गोले परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब बात आता है कि मुख्य अक्ष क्या होता है। ठीक, आपसे कोई पूछे कि मुख्य अक्ष क्या होता है, तो आप कहिए कि दर्पण के ध्रुव दर्पण के या फिर परावर्तक पृष्ठ के ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली रेखा है क्या। तो आपसे कोई पूछे कि मतलब मुख्य अक्ष क्या होता है, तो आप कहिएगा कि जो परावर्तक पृष्ठ होता है, परावर्तक पृष्ठ के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। क्या? वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। ये हमारा जो क्या होगा? मुख्य अक्ष होगा, मुख्य अक्ष। अब इसमें ना ये हमने पूरा बेसिकली पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है कि फोकस दूरी क्या होती है, या फिर फोकस क्या होता है। ठीक, देखिए यहाँ पर आपसे कोई पूछे कि फोकस क्या होता है, तो आप कहिए ना किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हैं या फिर आती हुई प्रतीत होती हैं, वहाँ उसे हम फोकस दूरी कहते हैं। नहीं, उसे मतलब फोकस कहते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या होगा? फोकस होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर आपकी कोई वस्तु है, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई हमारी वस्तु है A, B। ठीक, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वस्तु है A, B। अब इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें, इससे प्रकाश की किरणें कैसे चलेंगे? ऐसे चलेंगे। देखिए यहाँ से जाएंगी, इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं, देखिए मान लीजिए कि यहाँ से होकर गुजर गई, जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उसे हम फोकस कहते हैं। बस नॉर्मली यहाँ पर यह होगा हमारा फोकस। आप जानते हैं कि फोकस इंग्लिश में फोकस ही कहते हैं, इसलिए इसे हम यप से प्रदर्शित करते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि फोकस क्या होता है, तो आप कहिएगा कि मतलब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम उसका मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। इसमें ना मतलब आप जानते हैं, इसमें कहिएगा अगर कोई आपसे कोई कहे जाती हुई, तो समझ जाइएगा कि वो अवतल दर्पण है। और कोई कहेगा कि आती हुई प्रतीत होती है, जब बात करते का प्रतीत होने में, तब समझ जाइए कि सीधे वो उत्तल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में वास्तव में यहाँ पर जाती हैं, और जो मतलब वो होता है ना उत्तल दर्पण में, यहाँ पर हमें आभासी देखने को मिलता है। तो ऐसा करते हैं कि समझ में आएगा। अब बात करते हैं कि फोकस दूरी क्या होती है। ठीक, तो आप कहिएगा कि फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी। तो आज के लिए बस इतना ही।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मैंने जो हमारा पूरा चैप्टर का जो पूरा बेस था, पूरे बेस को देख लिया है। अब अगले वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि जो मतलब ये नहीं होता है प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम होते हैं और कितने प्रकार की प्रतिबिंब बनती हैं। उसके बाद जो होगा तो देखा जाएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो कैसा लगा, आशा करती हूँ कि अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो। ठीक, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।